के फाई आई ए। एक हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन होती है, वो होती है के फाई ओमेगा एम। और तीसरी हमारे पास इक्वेशन है डीसी मोटर। मोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो गिवन टर्मिनल वोल्टेज है वही आपकी आर्मेचर वोल्टेज को सप्लाई देती है, और वही उसी की वजह से उसी का कुछ पार्ट जो होता है वो आर्मेचर में ड्रॉप हो जाता है। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक स्पीड का रिलेशन आता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट की जो दोनों इक्वेशंस है, के फाई ओमेगा एम इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। और अब ओमेगा एम को हम लिख सकते हैं वी अपॉन में के फाई माइनस आर ए। आर ए तो कांस्टेंट होता है इसलिए इसके अपॉन में लिख लेते हैं हम के फाई, और यहां पर हमने लिख दिया आई ए। तो ये हमारी इक्वेशन है, मेन जो इक्वेशन बनी है। ठीक है, टॉर्क की इक्वेशन इन जनरल हम स्पीड कंट्रोल के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली हम इस पे फोकस करेंगे, इस इक्वेशन पे। ओके, तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो स्पीड है मशीन की, डीसी मशीन की जो स्पीड है वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करती है, वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड करती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एंड फ्लक्स पे डिपेंड करती है, और कुछ मशीन्स के पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। के क्या है, pz over 2 pi a। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ पोल्स, इन सब चीजों पे भी ये डिपेंड करती है, वो मशीन के कुछ कांस्टेंट हो गए। तो वेरी हम क्या कर सकते हैं, वेरी हम कर सकते हैं वोल्टेज। आर्मेचर रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर सर्किट में एक रेजिस्टेंस, एक रियोस्टेट इंसर्ट कर सकते हैं जिससे हम इस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से इसको वेरी कर सकते हैं, देखेंगे उसको। या फिर हम फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे तीन जरिए हैं स्पीड कंट्रोल के। ओके, अगर हम V को वेरी कराते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे मेथड को स्पीड कंट्रोल के आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। कंट्रोल में स्पीड कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे यूज करें, और इसको हम बोलते हैं फील्ड कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड पैरामीटर को, फील्ड फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं स्पीड को वेरी कराने के लिए। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ओमेगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे बस अभी मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, ये अंदाजा लगा जानने के लिए कि जितनी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड जो होगी रोटेशन की आपको मिलेगी, और अगर आपने वोल्टेज को कम कर दिया तो स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास आता है। ओमेगा एम तो हमने देख लिया कि ये जो है ये डायरेक्टली वेरी करती है वोल्टेज के साथ, वोल्टेज बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, वोल्टेज घटाओ स्पीड घटाओ। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं जरा एक बार। अगर जो ये जो वोल्टेज है ना, ये आप ये रेटेड वोल्टेज जो होती है ना उससे ज्यादा नहीं बढ़ाते। कभी भी इनपुट वोल्टेज को हम रेटेड से ज्यादा नहीं बढ़ाते। वैसे हम कुछ समय के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, 1.2 टाइम्स तक भी कर सकते हैं, 1.25 टाइम्स तक भी ले जा सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कभी भी रेटेड से ऊपर नहीं लेकर के जाते। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आप वोल्टेज को रेटेड से ऊपर नहीं लेके जाओगे तो रेटेड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको स्पीड मिल रही है आप उससे ऊपर की स्पीड नहीं पा पाओगे। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या करते हैं हम, जनरली ये बेस स्पीड से कम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए विच इज लेस देन बेस स्पीड, बेस स्पीड रेटेड स्पीड वो एक ही बात है कि जो मैक्सिमम स्पीड मोटर हमें, मैक्सिमम नहीं, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड है, रेटेड स्पीड जो है उससे कम स्पीड अगर आपको चाहिए मोटर की तो हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के लिए जाएंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो होगा, इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन ओमेगा विल एक्चुअली डिक्रीज। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्पीड जो होगी वो हमारी घट जाएगी। ओमेगा एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन के फाई माइनस आर ए प्लस
यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हम डाल देते हैं, आर सीरीज मान लीजिए, सीरीज रेजिस्टेंस, या कुछ सिंपल आर लिख लेते हैं चलिए, और यहाँ पे भी KFI है और आई है। ये आर जो है ये वेरिएबल है, इस आर को आप बढ़ा सकते हो केवल, घटा तो सकते नहीं हो। जैसे ये आपकी डीसी मशीन है, इस डीसी मशीन में आप क्या कर सकते हो, ये आपका आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रशेस हो गए हमारे, है ना। यहाँ पर आपने क्या करा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल दिया सीरीज में। अब आप क्या कर सकते हो, इसको तो बढ़ा ही सकते हो, घटा तो सकते नहीं है। तो जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, दिस विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो अगेन ये स्पीड हमारा कम करने के काम आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है इसमें हाँ बच्चों? सर। चलो, सर एक बार ये वोल्टेज वाला एक बार वापस बता दो। हाँ वोल्टेज में देखो जरा, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो देखो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देखो वोल्टेज जो बढ़ेगी हमारी, अगर वोल्टेज बढ़ेगी हमारी तो स्पीड भी बढ़ेगी उसी के साथ। यस सर। लेकिन यस सर। रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम लेके नहीं जाते, उससे इंसुलेशन को भी खतरा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो वायर्स हैं, इनके बीच में इंसुलेशन है, ये लेमिनेटेड होते हैं ना वायर। अगर ये वोल्टेज जो होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा बढ़ने लगती है तो ये इंसुलेशन जो होगा इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होती है इसको, इसके लिए खतरा होती है। रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हम नहीं बढ़ाते। एसी मशीन में भी अपने रीजंस होते हैं कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लक्स होता है वो बढ़ने लगता है मशीन का, जो हम नहीं चाहते, इसलिए रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हम वोल्टेज नहीं बढ़ाते। अब रेटेड वोल्टेज से अगर तुम कम करोगे, यानी वोल्टेज अगर तुम कम ही कर सकते हो तो स्पीड को तुम कम ही कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम वोल्टेज को रेटेड से कम ही कर सकते हो तो तुम स्पीड को भी रेटेड से कम ही कर सकते हो। सिमिलरली रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस आप आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, कौन सी वोल्टेज की हम बात कर रहे थे, इस वोल्टेज की बात कर रहे थे, ये वेरिएबल है ना, ठीक है। कैसे वेरी करेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर अगर हम कर सकते हैं तो ये होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो ना, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी फिर से। लेकिन अगर आप फील्ड कंट्रोल करते हो, फील्ड कंट्रोल में क्या होता है कि आप फ्लक्स को केवल क्या कर सकते हो, आप डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये कोई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, एक रियोस्टेट सीरीज में डाल दिया, ठीक है, एक रियोस्टेट डाल दिया और ये कनेक्ट कर दिया बैटरी से, कुछ इस तरह से, ये की क्लोज कर रखी है आपने, ये V वोल्टेज है। तो अब यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप, रियोस्टेट की सेटिंग या तो रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, केवल इंक्रीज ही कर सकते हो ना। जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे करंट जो होगा, फील्ड करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ही फील्ड करंट आपका कम होगा, क्या हो जाएगा बताओ, फील्ड करंट, इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर आपका फील्ड करंट कम हो गया तो NF-IF जो कि MMF है वो कम हो जाएगा। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है MMF अपॉन में रिलक्टेंस, ठीक है। ये रिलक्टेंस हो गया हमारा। तो रिलक्टेंस तो पाथ की सेम है, जो ये फ्लक्स मूव कर रहा है उसकी रिलक्टेंस तो पाथ की सेम है। लेकिन अगर करंट कम हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर फ्लक्स वीक हो गया तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर फ्लक्स वीक हो गया तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको स्पीड चाहिए ग्रेटर देन बेस स्पीड, सर इंक्रीज होगा ना फिर? हाँ स्पीड बढ़ जाएगी ना, ये ब्लू कलर से हमने लिखा है इसको, स्पीड बढ़ जाएगी। फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लक्स क्यों कम होगा, क्योंकि अगर करंट कम होगा, आप खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पे करंट कम होगा, जैसे ये कोई लूप है, इसमें अगर करंट कम होने लगेगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, यानी फ्लक्स कम हो जाएगा। तो फ्लक्स क्योंकि कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस रिलेशन से देख सकते हो कि स्पीड जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में आप क्या केवल क्या कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, केवल स्पीड को बढ़ा सकते हो बेस स्पीड से। लेकिन आप देखिए, सपोज कीजिए आपके पास सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में क्या होता है, जो आपकी वाइंडिंग है वो सीरीज में होती है। तो अब इसमें कौन सा करंट फ्लो करता है, इसमें लाइन करंट या आर्मेचर करंट, सेम सेम है, सब कुछ सेम है, सारे करंट सेम है, लाइन करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट सब सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है, आपने यहाँ पे लगा दी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, करंट को कम ज्यादा कर सकते हो, करंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो आईएफ को क्या कर सकते हो आप, वीक भी कर सकते हो, और अगर ज्यादा करंट ड्रॉ करा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। फाई को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर हम फाई को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, स्पीड जो है वो हमें कम भी मिल जाएगी। ये क्लियर है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मतलब एग्जैक्ट ये रिलेशन नहीं है, बट हाँ आप ये ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे तो आप के फाई कॉमन ले सकते हो ना, और फिर अलग अलग मशीन का अलग अलग फंडा होता है, तो उसके हिसाब से होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक डायरेक्ट एक चीज है जो आप हमेशा एक थंब रूल की तरह यूज करोगे, बट हाँ इन जनरल हम ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बोलो, ठीक यस है? सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास, तो ये हमारे पास मेथड हो गए। अब ये सब काम करने के लिए जब आपने मशीन्स में पढ़ा होगा तो वोल्टेज कंट्रोल तो बस हमने बोल दिया था कि वोल्टेज को कम ज्यादा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर हम क्या करते थे जनरली, हम पढ़ते क्या थे, रेजिस्टेंस कंट्रोल से हम पढ़ते थे कि हमने आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस डाल दिया, इससे रेजिस्टेंस को वेरी करके हम यहाँ पे स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। या फील्ड को हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज करके फील्ड रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो उससे हमने क्या कर लिया, फ्लक्स को कमजोर या ज्यादा कर लिया, और उससे हमने स्पीड कंट्रोल कर लिया। तो ये हमारा तरीका हुआ करता था कब, जब हम मशीन में पढ़ा करते थे। लेकिन ईडी में थोड़ा सा चेंज है। ईडी में हम ये काम कैसे करते हैं, इसमें हम यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से हम करते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें होंगी, वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं। लेकिन वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए आप जो यूज करोगे डिवाइस, दैट विल बी अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं थोड़ा सा बस एक आउटलाइन दे रहा हूं, उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी थोड़ा सा, अभी सिर्फ आइडिया के लिए इस चीज को समझ लो। मान लो आपके पास ये, हमने ली एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, ये है, आपको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करनी है, ठीक है। मान लो आपके पास ये जो वोल्टेज आ रही थी, ये वोल्टेज आ रही थी आपके पास कितनी, 220 वोल्ट्स डीसी आ रही है आपके पास, ठीक। आप क्या करोगे, यहां से और इसके बीच में, यहां पे क्या कर सकते हो आप, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, चॉपर कनेक्ट कर सकते हो। चॉपर पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर। तो चॉपर आप कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, इस एवरेज वोल्टेज को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो इसको अवेलेबल होगी एवरेज। अरे चॉपर क्या काम करता है बच्चों? सर पर चॉपर डीसी के लिए नहीं होगा? हाँ हाँ, तो डीसी, बेसिकली ट्रायक या थायरस से लगाना चाहिए ना? हाँ चॉपर देखो, हमारे पास कई तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अरे ठीक है। यस सर। चॉपर क्या करता है, आपकी डीसी को, स्टेप डाउन। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डीसी का अमाउंट वेरी करा सकते हो, कितनी डीसी आप जो, देखो पहले ये क्या कर रहे थे आप, फिक्स्ड 220 वोल्ट्स दे रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो कि ये डीसी जो वोल्टेज है, कुछ डाउट पूछ रहे थे बच्चे? सर ये बेसिकली 220 वोल्ट डीसी सप्लाई है। हाँ ये डीसी सप्लाई है। आप क्या चाह रहे थे, देखो पहले तो आप ये अच्छा, मैं समझो, सोचा था एसी एसी के थायरस सर यूज होगा। नहीं अब ठीक नहीं, है सर, समझ आ गया। हाँ। तो बस चॉपर में हम क्या करते हैं, एक बार देख ही लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे कुछ भी जैस स्टेप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, बूस्ट स्टेप अप हाँ, कन्वर्टर। डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपने क्या किया, एक सप्लाई ले ली, डीसी सप्लाई है, ये आपका क्या है, स्विच है। और यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने अपना लोड कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा इस वक्त क्या होगी, डीसी मोटर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये 220 वोल्ट है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये स्विच हमेशा क्लोज्ड है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा आपको वोल्टेज जो मिलेगी 220 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। टाइम भले से कुछ भी हो, टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रह जाएगी। अगर
अगर ये स्विच आपने क्या करा, इसको ऑन ऑफ करना शुरू करा, तो डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना ऑन ऑफ की, ठीक है, एक फिक्स टाइम के बाद ऑन होगा, फिक्स टाइम के बाद ऑफ होगा, तो क्या होगा आपको ये ऑन ऑफ पीरियड मिल जाएगा। तो जो एवरेज वैल्यू वोल्टेज की जो है ना, अब इस मोटर को मिल रही है वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो है वो घट जाएगी। अभी मैंने ये इसको रेजिस्टिव लोड मानते हुए कर दिया है, ठीक है। आरएल लोड होगा तो ऐसा नहीं, मतलब वोल्टेज तो खैर चलो तब भी यही होगी, करंट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो डीसी मोटर जो होती है हमारा आरएल लोड होता है, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड होता है, क्योंकि इसका कुछ कॉइल भी हम क्या करते हैं, वायर लपेट के रखते हैं ना, तो उस वायर का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है और अपना इंडक्टेंस भी होता है, इसलिए इसको हम आरएल लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो वोल्टेज आप दे रहे थे ना, ये आपने वेरी करवा दी, अब ये वोल्टेज आपने क्या कर ली, वीक कर दी है, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल को आप अचीव कर सकते हो चॉपर की मदद से, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए बच्चों इसमें। नो सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही चीज है। अगर आपको चॉपर का यूज आता है और आपको अगर पता है कि वेरिएबल वोल्टेज हमें वोल्टेज कंट्रोल करनी है, तो हम यहाँ पे डीसी से अगर करना चाहते हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें क्या पता होनी चाहिए आपको, कि आप कितनी वोल्टेज यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जब आपने ये चॉपर का ऑपरेशन यहाँ पे कराया और आपको वी वोल्टेज दी जा रही थी, तो आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट अगर आरएमएस आप निकाल रहे हो तो वो अंडर रूट अल्फा के टाइम्स होती है। अल्फा क्या होता है हमारा, ड्यूटी साइकिल होती है, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा, ड्यूटी साइकिल है, टी ऑन बाय टी ऑफ, सॉरी टोटल टाइम। ये क्या होता है, ऑन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितनी देर के लिए ऑन है। तो और अगर एवरेज आप निकाल रहे हो तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स वी हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, आपने क्या करा, ऑन टाइम आपका पूरा तो है नहीं, पूरा होता तो फिर तो वो तो स्विच ऑन होने के बराबर ही हो गया हमेशा के लिए। मान लीजिए आपने 50% टाइम में आप क्या कर रहे हो, इसको ऑन रख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल क्या होगी 0.5। अगर आपने 50% टाइम ऑन रखा है इसको, तो ये अल्फा क्या होगा 0.5। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज जो मिल रही है, वो आपने रिड्यूस कर दी 0.5 टाइम्स। और ऐसा करके आपने क्या करा, इसको जो अवेलेबल वोल्टेज थी वी, वो आपने चेंज करा दी, वेरी कर लिया आपने। अब इसी की बस आपको क्या करना है, इस चॉपर की ड्यूटी साइकिल को वेरी करा करके, ठीक है, इस अल्फा को वेरी करा करके आप आउटपुट वोल्टेज जो इसको अवेलेबल वोल्टेज है वो चेंज करा सकते हो। इसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होगा, और बस हो गया आपका वोल्टेज स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एक और मेथड की बात करें तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम खरीद के लाए डीसी मशीन, ठीक है, और चलानी है आपको घर में या लैब में। तो आपको डीसी सप्लाई थोड़ी मिल रही है घर में, आपके पास डीसी सप्लाई है ही नहीं, तो आप किससे चलाओगे इस डीसी मशीन को, आप प्लग करोगे एसी से, ठीक है। तो एसी से डायरेक्टली तो प्लग कर नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एसी है, इस एसी को कि इसके और इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेक्टिफायर सर्किट लगा देंगे। अब अगर आप चाहते हो कि जो भी ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है एसी, वो यूं की यूं इसको मिल जाए, मतलब ऑब्वियसली पल्सेटिंग मिलेगी, और ऐसे ऐसे करके ये वोल्टेज आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा दोगे। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल नहीं करता वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल नहीं करता। आपने क्या करा, यहाँ पे सिंपल सिंपल ये सिंगल फेज सप्लाई है ना आपकी, आपने यहाँ पे क्या करा, एक डायोड ब्रिज लगा दिया। आपने क्या करा, यहाँ पे एक डायोड का ब्रिज लगा दिया, पावर डायोड का ब्रिज लगा दिया। अगर ये पावर रेटिंग की है, और अगर सिग्नल पावर डायोड ही लगेगी, अगर क्योंकि जनरली रेटिंग ज्यादा ही होगी, अगर कम है सिग्नल डायोड अगर यूज कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब डायोड ब्रिज हो गया, तो वो ऐसी वेवफॉर्म क्या करेगा, इसको दे देगा पल्सेटिंग वेवफॉर्म, तो डीसी इसको मिल जाएगी। लेकिन अब आप चाहते हो कि इसमें भी आप इसकी एवरेज वैल्यू को वेरी कराना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको अनकंट्रोल्ड की जगह आप इसको हाफ कंट्रोल्ड या फिर फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। हाफ कंट्रोल्ड या फिर
फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि आपका जो ये जो है सर्किट डायग्राम, यहाँ पर ये जो डायोड्स वगैरह आप लगाएंगे, 2 डायोड यूज होंगे और 2 थायरिस्टर यूज करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे फुल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम चारों के चारों थायरिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमें 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन दे देता है और ये हमें कितना देता है, सिंगल क्वाड्रेंट का ऑपरेशन देता है। ये आपने फर्स्ट यूनिट में मेरे ख्याल से पढ़ दिया होगा कि मल्टी क्वाड्रेंट या सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है बच्चों, कुछ आइडिया है? सर फर्स्ट यूनिट का याद नहीं सर, एक्चुअली सर कभी कभी क्लास ज्वाइन नहीं करी थी और पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लो जैसे ये है आपका करंट और ये है आपका वोल्टेज। जैसे आपने अभी आप इसको इस तरह से समझो कि ये आपका आरएल लोड है। डीसी मशीन क्या हो गई, इसकी वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी अपनी कुछ इंडक्टेंस है, आरएल लोड की तरह ये बिहेव कर रही है। तो होगा क्या कि जब हम इसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आप सिंपल सा इसको इस तरह से समझ सकते हो। चलो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मान लीजिए ये कोई इंडक्टर है और यहाँ पे इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर आपने लगा दी एक सप्लाई और इसमें पहले 0 करंट था, तो ये क्या होने लगेगा, ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने लगेगा धीरे धीरे ट्रांजिएंट्स होंगे कुछ और ये एनर्जी स्टोर करने लगेगा। उस इक्वेशन को V इज टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी आप लिख सकते हो और आप इसको बस इंटीग्रेट करके या सॉरी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप पता लगा सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे करंट बढ़ेगा और फाइनली V अपॉन आर करंट होना है तो कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा। धीरे धीरे ये होता है ना काम कि ये क्या करता रहता है, एनर्जी स्टोर करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए जरा कि अब ये क्या हो गया है, पोलैरिटी ना वोल्टेज की चेंज हो गई, उल्टी हो गई पोलैरिटी। तो एक बार इसके अंदर करंट एस्टेब्लिश हो गया, मान लो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि पोलैरिटी चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी? तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं पलटेगी। ठीक है, क्यों नहीं पलटेगी? क्योंकि इंडक्टर अपने थ्रू जो ये करंट पास करा रहा था उसको इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, पूरा जो चेंज है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे चेंज आएगा। तो अब होगा क्या कि ये करंट की डायरेक्शन जो है वो उसको चेंज नहीं होने देगा, जिसकी वजह से अब ये सोर्स की तरह काम करेगा और क्या होगा, सप्लाई में करंट जाएगा। अब ये चीज शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, नहीं बताई थी तो आप इसको खुद से देखो जरा एक बार। जब भी ऐसे करंट निकल रहा होता है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये जो सोर्स है ना, ये एक्चुअल में सोर्स है और ये सोर्स की तरह काम कर रहा है और कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, V इंटू आई। इतनी पावर ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। आई एम सॉरी, सपोज अगर इसके अंदर करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब ये सिंक की तरह काम कर रहा है। सिंक की तरह काम करने का मतलब क्या है कि अब ये पावर ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर जा रहा है और कितनी पावर अब ये सब मतलब ले रहा है, V इंटू आई। अगर आप डिलीवर्ड को पॉजिटिव से लिख रहे हो तो टेकन को नेगेटिव से लिख सकते हो, और नहीं तो सिंपल अगर आपको याद है तो बस ऐसे याद रख लो कि वी आई यहाँ पे दे रहा है और ये वी आई यहाँ पे ले रहा है। ऐसे इंडक्टर है, जब वो चार्ज होता है तो उसके पॉजिटिव में करंट जाता है। जैसे रजिस्टर को देखो, रजिस्टर हमेशा लोड की तरह काम करता है, कभी भी ये सोर्स की तरह काम नहीं करता। इसमें हमेशा पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, लोड में हमेशा पॉजिटिव में करंट एंटर करता है। तो शुरू में क्या था, जब ये चार्ज हो रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा था। बाद में जब इसने सप्लाई करना शुरू करा तो इसने करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होने दी, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, क्योंकि अब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जो बैटरी थी जिसकी पोलैरिटी आपने बदल दी थी, अब वो लोड की तरह काम कर रही है और वो इंडक्टर की एनर्जी को वापस ले रही है। ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम है, हाफ कंट्रोल फुल कंट्रोल का ये सिस्टम क्या है कि वही चीजें हैं, 2 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है। अगर मान लो आपने क्या करा, दो इसका पाथ कुछ ऐसा बना दिया, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपने मान लीजिए कुछ इस तरह से रेक्टिफायर सर्किट ले लिया,
ठीक है, चलो ये हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट दे रखा है T1 T2 T3 T4, कुछ भी ले लो किसी को भी, अभी तो फिलहाल हम समझ रहे हैं बस इसको। देखो जरा, अगर तुमने ये लिया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे करंट फ्लो करा सकते हो, सप्लाई से करंट गया इस थायरिस्टर के थ्रू, ऐसे ऐसे होता हुआ आया बाहर से, ये हमारा यहाँ पे लोड कनेक्टेड है या मशीन कनेक्टेड है, इससे करेक्ट होता हुआ क्या हो गया, यहाँ से वापस गया और ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। अब तुम सोच के देखो, अगर ये पोलैरिटी चेंज कर दे लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव लोड है तो वो क्या करेगा, वो एकदम से करंट की डायरेक्शन तो चेंज होने नहीं देगा, वो अपना ही करंट फ्लो कराएगा, वो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा, तो करंट तो वो ऐसे ही फ्लो करा रहा है। ठीक है, और ऐसे में तुमने क्या करा, इन दोनों थायरिस्टर को ऑन कर दिया, तो अब क्या होगा, ये वाला ही सेम करंट जो है अब ये ऐसे जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहां से इससे अंदर आएगा। अब देख रहे हो कि जो पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव था, पहले पॉजिटिव से करंट निकल रहा था। ठीक है, अब क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, तो इससे होगा क्या यहाँ पर कि ये जो मोटर है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला भी सिस्टम हो गया कि 2 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन आपको मिल गया एक्चुअल में। ठीक है, ये वोल्टेज है आपकी और ये करंट है, करंट तो आपका हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा। अगर इसमें कांस्टेंट करंट, अगर ये इंडक्टेंस सफिशिएंटली हाई है तो ना तो ये इसको कम होने देगी जब ये स्विच करेगा और ना ही ये इसको बढ़ने देगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, तो करंट तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज का ऑपरेशन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन पॉसिबल है। वोल्टेज क्या हो गई, या तो पॉजिटिव हो गई या फिर नेगेटिव हो गई, लेकिन करंट जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, यहाँ पर एक और ऐसा ही ब्रिज लगा दें सच दैट कि करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो सके। ठीक है, तो आपको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप सेम फ्लो के लिए, सेम रोटेशन के लिए, मोटर के लिए आप उसको सप्लाई भी कर सकते हो और उसमें ब्रेकिंग एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और दूसरे में आप उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके, मतलब रोटेशन को रिवर्स करके आप उसको ऑपरेट भी करा सकते हो और उसमें ब्रेकिंग एक्शन भी ला सकते हो। ये होता है 4 क्वाड्रेंट का मतलब। 2 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, आप उसको ऑपरेट करा सकते हो, उसको स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगा करके उसकी स्पीड को घटा भी सकते हो। लेकिन अगर हाफ कंट्रोल्ड होगा तो, अब इधर देखो, मान लो अगर ये जो 2 थायरिस्टर थे हमारे, अगर इनको मैं डायोड से रिप्लेस कर दूं, हॉवर डायोड से या डायोड से रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन फिर करंट की डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है, इस ऑपरेशन में भी और वैसे ऑपरेशन में भी, कोई सा भी ऑपरेशन हो, करंट की डायरेक्शन तो अब इसमें चेंज होनी नहीं है। लेकिन होगा क्या कि आपको नेगेटिव वोल्टेज कभी भी लोड को मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेशन रह जाएगा ना, केवल सिर्फ सिंगल क्वाड्रेंट रह जाएगा। ये सब आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा और फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये खाली एक तरह का ऑपरेशन रह गया, मतलब आप मोटरिंग मोड काम करा सकते हो, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी दे सकते हो मोटर को, मोटर से वापस एनर्जी लेकर के रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं करा सकते। ठीक है, वो नहीं कर सकते आप सिर्फ ये कर सकते हो। अगर 2 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, आप मोटरिंग मोड में काम करा सकते हो और ब्रेकिंग मोड में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग करा सकते हो, नेगेटिव वोल्टेज लोड को भी दे सकते हो, नेगेटिव वोल्टेज भी दे सकते हो। तो ठीक है, अगर आपने 4 क्वाड्रेंट का करा तो आप उस नेगेटिव वोल्टेज को दे करके इसको नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में मोटर को रोटेट करा सकते हो, एंड देन उसको क्या कर सकते हो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकते हो। ये मतलब है। अब फुली कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर फुली कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि आप मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों करा सको, 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सको। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सको। और सिंगल क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ आप इसको सप्लाई जो है वो केवल बस मोटर को सप्लाई कर सकती है, वो कभी भी सिंक की तरह सप्लाई काम नहीं कर पाएगी आपकी। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, ये तो हमारा ऑपरेशन हो गया कि कौन कौन से मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं अगर आप रेक्टिफायर कंट्रोल्ड यूज कर रहे हो, हाफ कंट्रोल या फुली कंट्रोल। लेकिन इसमें भी अगर आप फायरिंग एंगल को अगर आप चेंज कर सको, फायरिंग एंगल को आप चेंज करके क्या कर सकते हो,
जो आपका डीसी वोल्टेज आपको मिल रहा है, डीसी वोल्टेज जो आपको मिल रहा है, उस डीसी वोल्टेज को भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या? यस सर। पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। तो ऐसा ऐसा करके ये भी वेरी कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया। और क्या मेथड यूज कर सकते हो आप वोल्टेज कंट्रोल करने के? लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, सिर्फ इतने से काम नहीं हो जाता। ये तो आपने सर्किट बता दिया, ऑपरेशन बता दिया, लेकिन ये हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना है। तो जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फायरिंग एंगल अगर अल्फा है और आपने Vm sin ओमेगा टी इंप्रेस किया है यहाँ पर, तो ये आउटपुट कितना देता है हाफ कंट्रोल्ड के केस में, जब ये RL लोड यहाँ पर कनेक्टेड हो। तो वो वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, सेम फुली कंट्रोल्ड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत लगती है तो मैं ये फिर वापस से आपको मेरे को कराना पड़ेगा, मतलब डेरिवेशन वगैरह, हाफ कंट्रोल क्या होता है, फुली कंट्रोल क्या होता है, उसका ऑपरेशन, कैसे वोल्टेज मिल रही है, वेव फॉर्म, और सर कैसे। इसके बस नोट्स दे दो हाँ बस, समझ तो आ गया, पर इसके बस नोट्स दे दो सर, ये जो फायरिंग एंगल की डेरिवेशन वगैरह जो होगी। हाँ, वो तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं तो जीके दुबे आप रेफर कर लीजिए, उस बहुत बढ़िया बुक है, मतलब उससे अच्छी कोई बुक नहीं है फंडामेंटल्स के लिए, ईडी के। ठीक है। ओके। मैं चलिए, ठीक है। तो अदरवाइज मैं कुछ नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया रेक्टिफायर। और भी तो हमारे पास केसेस हो सकते हैं ना। देखो, आपको लगाना दिमाग कि आप क्या क्या कर सकते हो। मान लो आपके पास सेम एसी ही सप्लाई है, ठीक है, आप और क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज कर लो। ठीक है, आप क्या कर लो, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या कर लो, यूज कर लो। ठीक, यहाँ पर टैप, यहाँ पर टैप, यहाँ पर टैप, ये टैप, ठीक है। और इसको आपने क्या कर दिया, अपना सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा दो। अब ये रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हो। क्यों? ये तो फिक्स कर दिया आपने एक एंड इसका, दूसरा एंड आप चाहो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो आपके ऊपर है जैसे आप उसको स्विच करोगे। ठीक है, तो दूसरा एंड आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। सपोज करिए आपने ये चूज किया, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज मिलेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको क्या हो जाएगा, डीसी कन्वर्ट होकर के मिलेगी, और वो आप अपने मोटर को कनेक्ट कर दो उससे। ये भी हो गया एक तरीका। अगर एसी सप्लाई है आपके पास तो आप ट्रांसफार्मर, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की मदद से भी क्या कर सकते हो, एवरेज वोल्टेज को वेरी करा सकते हो, एंड हेंस यू कैन वेरी द स्पीड ऑफ द डीसी। फाइन। यस सर। नेक्स्ट, अगर हमें फील्ड कंट्रोल करना है, फील्ड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फील्ड कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? मान लो जैसे आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, एक चीज और मेरे को बताओ जरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने का फायदा क्या है? मतलब जैसे आपको वोल्टेज कम देनी सर थी उसको, लॉसेस कम होंगे ना। हाँ, एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है। हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स यूज करने के हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स है, पावर फैक्टर हार्मोनिक। आपका लैग कर जाता है। ठीक है, हम्म। तो ये सब हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, क्या हम बात करते हैं, फील्ड कंट्रोल। या तो आप यहाँ पे रियोस्टेट लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या करो, अगर आपके पास एसी सप्लाई है तो आप यहाँ पे चॉपर लगाओ और चॉपर से कंट्रोल करो, और अगेन एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज वोल्टेज चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे एसी है तो रेक्टिफायर लगा लो, तो फील्ड को भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आप लगा सकते हो फील्ड कंट्रोल, ऐसे कर सकते हो फ्लक्स, ऐसे फ्लक्स कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक, उस केस यस में सर। वोल्टेज जो होगी हमारी सेम रहेगी और ये चेंज हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर मेन चीज क्या है, एक तो ये तो छोटी सी बात है, अगर आपको ये आइडिया है कि स्पीड कंट्रोल क्या होता है, कैसे करते हैं डीसी मोटर में, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई चॉपर, कोई भी डिवाइस अगर आप यूज कर लेते हो, ठीक है, सुटेबली,
तो आपने बता दिया, ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है इसका कि हमें कितना होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर हमें कुछ यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि क्या क्या वेरिएबल्स है उसकी अकॉर्डिंग। और यहाँ से वी वोल्टेज अगर हम दे रहे हैं तो चॉपर का आउटपुट क्या हो जाएगा, अल्फा वी हो जाएगा, या कुछ और चेंजेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो, क्योंकि चॉपर भी हमारे पास कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है आपको उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं कितना फील्ड कंट्रोल हुआ। हम इससे ये बता सकते हैं ना कि फ्लक्स कितना वीक होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी एवरेज वोल्टेज आपने हाफ कर दी है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट है, एवरेज करंट है, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर एवरेज करंट हाफ हो जाएगा और फ्लक्स और करंट लीनियरली एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं, सैचुरेशन में नहीं है मशीन, तो फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। अगर फ्लक्स हाफ हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी, isn't it? यस क्यों, सर। है ना। तो वो ये भी है फिर यहाँ पर चीज। तो वहां यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा, और आप बेहतर ये रहेगा कि आप अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिवाइज कर लो उसी बहाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक होता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। वॉर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल क्या करता है, कैसे स्पीड कंट्रोल करता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो डीसी मोटर है ना, यहाँ पर जो हमारी डीसी मोटर है, मान लीजिए ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी जो डीसी मोटर है, हमें क्या करना है, इसको, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। और ये कैसे कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है तो क्या है, फील्ड तो हम इंडिपेंडेंट हो गई, अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड ले रहे हैं तो फील्ड तो अलग है यहाँ पे। अगर आपके पास डीसी इसके लिए है अवेलेबल तो ठीक है, अगर इसके लिए डीसी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, एक रेक्टिफायर लगा दो अनकंट्रोल, और उसके जो टर्मिनल है, अगर 3 फेज एसी आपके पास अवेलेबल है तो इसको 3 फेज से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे लेकिन फिर आपको 3 फेज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, और 3 फेज रेक्टिफायर लगा करके अनकंट्रोल्ड ही लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि फील्ड से हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको मोटर को क्या चाहिए, आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज को कैसे वेरी करा सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कई सारी चीजें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास डीसी जनरेटर, ठीक है। तो हम सेम डीसी, हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज क्या करेंगे, डीसी जनरेटर के थ्रू इसको वोल्टेज दिलाएंगे, ठीक है। अब जनरेटर तो वोल्टेज जो होता है वेरी कर सकता है, उसको आपको वोल्टेज जो है वेरिएबल मिल सकती है। कैसे वेरिएबल मिल सकती है, आपकी जो जनरेटेड वोल्टेज है दैट इज के फाई ओमेगा एम, तो आप फ्लक्स को वेरी करके इसका, ये मैं जनरेटर के लिए लिख रहा हूँ, ईजी कर देता हूँ इसको, तो इसका फ्लक्स को वेरी करके आप क्या कर सकते हो, इसकी जनरेटेड ईएमएफ को वेरी करके आप इसकी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को वेरी कर सकते हो, विच कैन बी इम्प्रेस्ड टू आर मोटर, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको वेरी करते चले जाओगे, वैसे जैसे जैसे ईजी वेरी होगा वैसे वैसे वी वेरी होगा, वैसे वैसे होगा। क्यों, क्योंकि वी जो है टर्मिनल वोल्टेज, ये वाली जो है, दैट विल बी इक्वल्स टू ईजी माइनस आई ए आर, isn't it? ठीक है। और फील्ड, इसकी फील्ड को आपको वेरी करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो फिर यहाँ पर आप क्या लगा लो, एक कंट्रोल रेक्टिफायर लगा लो। इसके जो 3 टर्मिनल हैं उनको भी क्या करो, इसके रेस्पेक्टिव तीनों टर्मिनल से कनेक्ट करके आप क्या करो, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दो। ये हमारे 3 फेज सप्लाई के वायर्स हैं सपोज करो, तो इसके आर वाई बी, इसके आर वाई बी आप क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो तीनों से, ठीक है। ये मैं कनेक्शन नहीं करके दिखा रहा, अब हो जाएगा ये कनेक्शन, यस सर, यस सर। सिंपल है ना। ये सेकंड वाला जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये सेकंड वाला भी क्या होगा, इस सपोज करो इससे कनेक्ट कर दिया तो भी हो गया डायरेक्ट कनेक्ट, ऐसे तीसरे वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा आ गया समझ। हाँ गंदा सा हो जाएगा डायग्राम, इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जनरेटर अपने आप, जनरेटर को इनपुट क्या चाहिए, जनरेटर को इनपुट चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से, जब भी आप देखो मोटर का सेटअप जो होता है हमेशा छोटा सा होता है, जनरेटर का बड़ा सा सेटअप होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इनपुट चाहिए, वो तो आपने सॉकेट में तार घुसेड़े हो गया काम, ये चलने लगेगी। लेकिन जनरेटर के लिए क्या चाहिए, आपको मैकेनिकल पावर चाहिए। मैकेनिकल पावर आप कहाँ से लाओगे, आपको रोटेट करना है, तो खुद तो बैठेंगे नहीं उसे रोटेट करने के लिए, ना ही हमारे पास कोई सॉकेट है उसमें उसको
प्लग कर दिया तो वो रोटेट करने लगेगा, उसको रोटेशन मिल जाएगा। उसके लिए तो आपको कोई डिवाइस चाहिए जो मैकेनिकली उसको कपल हो जाए और उसको रोटेट कर सके। फाइन। तो इसके लिए यस हम सर। क्या करते हैं इन जनरल, मतलब जैसे लैब वगैरह में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे मशीन्स के, या वैसे भी अगर हम देखें तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, फिर से एक और मोटर यूज कर सकते हैं। एक मोटर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कपल कर सकते हैं इसके शाफ्ट से, वो इसके प्राइम मूवर से, और जैसे जैसे वो रोटेट करेगा ये जनरेटर को रोटेट कर देगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना सब सेटअप बना रहे हैं, ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज इसमें यही आ रही होगी कि एक मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक मशीन तो पहले लगा दी और फिर दोबारा एक और मशीन भी लगा दी। तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है क्या, कि आपको इनिशियल कॉस्ट बहुत आई है। आपको एक जनरेटर आप ले रहे हो, उसके बाद फिर एक और मोटर ले रहे हो उसको रोटेट करने के लिए, ये ना सीधा आएगा एक लाइन में। ठीक है, तो ये जैसे रोटेट करेगा ये है। अब ये क्या है, ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है, ये सिंक्रोनस मशीन भी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी और ये अपना रेटेड स्पीड पे रोटेट करता रहेगा। फ्लक्स को वेरी करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे आप वोल्टेज को स्टेपलेस कंट्रोल दे सकते हो, बहुत ही स्मूथ कंट्रोल दे सकते हो आप, वोल्टेज ना बहुत फाइन कंट्रोल कर सकते हो यहाँ। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को बहुत ही फाइन कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, या फील्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज चेंज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मोटर को वोल्टेज जो मिल रही है वो चेंज करके स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड की एक तो एफिशिएंसी कम है, क्योंकि जब इतना इतना बड़ा सिस्टम तुम लगा दोगे तो हर जगह लॉसेस है। ठीक है, यस सर। और इनिशियल कॉस्ट बहुत आई है, जो कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, और हमने यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहाँ यूज किया है, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, ये हमने आपका जनरेटर की सर्किट में इसको यूज किया। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। चलिए, अब होता क्या है कि आप सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हो कोई भी, लेकिन सिंक्रोनस मोटर अगर आप यूज करोगे तो क्या एडवांटेजेस हैं, इंडक्शन मोटर यूज करोगे तो क्या एडवांटेजेस है, और क्या चीजें आप नहीं मिल सकती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर सिंक्रोनस आप यूज करोगे तो 120 f/p ये होती है सिंक्रोनस स्पीड, इजंट इट। तो स्पीड आपकी फिक्स है, स्पीड आपकी फिक्स है मोटर की। ओके, ये यस हेलो, सर। हाँ, तो आप ये यस सर। यस। अब या तो फिर आप क्या करो, सप्लाई में फिर से क्या करो, साइक्लो कन्वर्टर डालो या कुछ और डालो जिससे फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाए। ठीक है, तो वो फिर और लंबा सेटअप हो गया, वो तो फिर बेकार है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोशन क्या मोटर क्या हो गई, आपको फिक्स्ड स्पीड आपको देगी। ठीक है, लेकिन आप सिंक्रोनस मोटर के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर फील्ड कंट्रोल पॉसिबल होता है। फील्ड कंट्रोल जो है पॉसिबल होता है यहाँ पे, जिससे पावर फैक्टर कंट्रोल किया जा सकता है। सिंक्रोनस मशीन आपकी लीडिंग पावर फैक्टर में भी काम कर सकती है, लैगिंग पावर फैक्टर में भी काम कर सकती है, केवल एक्साइटेशन कंट्रोल। आप इसकी जो एक्साइटेशन कंट्रोल अगर आप करेंगे इसमें, अगर आप एक्साइटेशन चेंज कर दोगे तो उससे आप इसका पावर फैक्टर वेरी करा सकते हो। तो जो ये मशीन पूरा सेटअप आपका लैगिंग वार्स जनरेट कर रहा था, आप क्या कर सकते हो, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया, लाइक एक्साइटेशन कंट्रोल से कैसे वेरी होगी स्पीड? बच्चे ये तो पूरा फिर सिंक्रोनस मशीन के ऑपरेशन में हमें जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम बस इतना याद रख लो, अगर हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा एक वीडियो इसके ऊपर सर बेसिकली एक्साइटेशन। इसके पोल्स पे डिपेंड करेगा ना स्पीड? नहीं, पोल्स पे तो स्पीड नहीं हम बोल रहे हैं कि चेंज होगी, हम तो सिर्फ पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पावर फैक्टर। हम बोल रहे हैं पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, अगर आप एक्साइटेशन चेंज करके आप क्या कर सकते हो, पावर फैक्टर चेंज कर सकते हो। ठीक ओके है, ओके ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लीडिंग पावर फैक्टर में काम करा सकते हो, तो आप लैगिंग वार्स जो आप जनरेट कर रहे थे पहले वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, अब ठीक है। अगर आप इंडक्शन मोटर यूज करेंगे तो क्या कर सकते हो, क्या एडवांटेज है आपके पास, एक तो स्पीड वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, वेरी कर सकते हैं आप, और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप चेंज कर सकते हो। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसका टॉर्क जो है वो आपको
उसके रेजिस्टेंस जो है वो आपको बाहर मिल जाएंगे, सॉरी जो टर्मिनल्स हैं आपके वो आपको बाहर मिल जाएंगे आर्मेचर के, उसमें रेजिस्टेंस ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज एक और मेन एडवांटेज जो इस चीज का है वो ये है कि आप यहाँ पर ना एक फ्लाई व्हील लगा सकते हो। फ्लाई व्हील क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है? पता। नो सर। फ्लाई व्हील मतलब समझ लो एक पहिया जिसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। अब होगा क्या, ये भी रोटेट करेगा साथ के साथ, मतलब ये जो मशीन है ना, इंडक्शन मोटर है, जब ये रोटेट करेगी तो ये इसको भी साथ में रोटेट करेगी और आपके जनरेटर को भी रोटेट करेगी। अब इससे होता क्या है, फायदा क्या है इस फ्लाई व्हील का? इसका बहुत फायदा है। इसका फायदा कब होता है, जब आपका पावर आउटेज हो गया एकदम से, ठीक है। अब ठीक है, या फिर आपको पावर कम ड्रॉ कर पा रहे हो, तो इसके इनर्शिया की वजह से, अगर ये रोटेट कर रहा है ऑलरेडी, तो अपनी इनर्शिया की वजह से ही कुछ टाइम तक ये इस मशीन को रोटेट कर देगा और आपकी जो कंटिन्यूटी है सप्लाई की वो बनी रहेगी मोटर को, ठीक है। सो दिस एक्चुअली स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जे ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा शुरुआत में, और जब जरूरत होगी तब दे देगा, ठीक है। तो ये सब वहां पर यूज होता है, कर सकते हैं हम, जैसे आपका यूपीएस का सिस्टम है कि कंप्यूटर्स वगैरह में, कि आपकी सप्लाई आउटेज हो गई, ड्राइव्स एकदम से रन करना बंद कर दिया, ठीक है, तो वो ना हो, वहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। और एक और क्या किया जा सकता है, अब इसमें चेंज क्या किया जा सकता है वार्ड लियोनार्ड ड्राइव में, ये हमारी वैसे वार्ड लियोनार्ड ड्राइव कहलाती है, एक स्टेटिक 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 मतलब स्टेशनरी, वार्ड लियोनार्ड ड्राइव होती है। ये क्या होती है, इसमें हम स्टेटिक डिवाइसेस यूज कर लेते हैं जो रोटेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या यूज करेंगे आप, सारा सेटअप सेम है, आपने क्या यहाँ पे यूज कर लिया, डीसी जनरेटर ही यूज किया है, डीसी मोटर को रन करने के लिए ऊपर का सारा सामान सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप चॉपर लगा सकते हो अगर आपके पास डीसी सप्लाई है तो, अदरवाइज रेक्टिफायर वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पर आपने क्या करा, एक डीजल इंजन ले लिया, आप यहाँ पे डीजल इंजन सेट भी ले सकते हो, डीजी सेट। दिस डीजी सेट कैन बेसिकली प्रोवाइड वोल्टेज टू आवर मोटर, ठीक है। दिस इज डीजी सेट, डीजल जनरेटर, ठीक है, और ये डीजल इंजन हो गया जो इसको रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का भी हम सेटअप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है।